हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? अ, हर वेंसडे की तरह इस वेंसडे भी हम फिर से आपके साथ योगा फॉर माय हेल्थ के इस सीरीज़ में आपके साथ जुड़ गए हैं। और रियली हम लोग इस चीज़ को जिस तरह से भी लेकर चल रहे हैं वो बहुत ही उम्दा है, और लोगों का रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा हमें मिल रहा है। और आज के इस टॉक में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ में आज जुड़ने वाली है कि आयुर्वेदा की एक्सपर्ट मनीषा यादव जी। तो जब तक वो लाइव आती हैं इसमें, तब तक हम लोग आज का जो विषय है उस बारे में थोड़ा सा जान गए। सभी को प्रणाम। हरिशंकर जी प्रणाम, अंकुर अकू कपूर जी आपको प्रणाम, पायल आपको प्रणाम, तनवीर जी आपको भी प्रणाम। सभी को हाय हेलो। आज का जो विषय है वो बहुत ही कंसाइज है और बहुत ही सटीक है। आयुर्वेद और योगा फॉर माय हेल्थ के रूप के इस टॉपिक में हम लोग योग और आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव को जानने का ट्राई करेंगे। और योग और आयुर्वेद एक साथ चलते रहते हैं, दोनों इंटरलिंक्ड हैं, कंप्लीमेंट करते हैं। और हम लोग ये चीज़ इस तरह से देख सकते हैं कि लाइफ स्टाइल इज़ वेरी वेरी मैनेजेबल थिंग, और हम लोग को ये जानना चाहिए कि किस तरह से इतना जितने अच्छे से मैनेज हो सके उतना ही ज़्यादा हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है। और जोड़ रही हैं मनीषा, जो कि एक आयुर्वेदा की डॉक्टर है, मनीषा जी। और वो हमें कुछ आयुर्वेद और योग संबंधित कुछ चीज़ें हमें बताएंगी। और वेलकम मनीषा। थैंक यू आपका सो मच। स्वागत है लिव होलिस्टिक के इस प्लेटफॉर्म में। और कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। हम भी बहुत अच्छे हैं। और जिस तरह से आप और आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उससे हम लोगों को जो स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता बढ़ रही है वो बहुत ही उम्दा है। और होपफुली आज के इस छोटे से लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में हम और बहुत कुछ आपसे जानेंगे। तो मैम, विदाउट एनी डिले आज हम लोग शुरू करते हैं कि अगर हम लोग हेल्थ की डेफिनेशन पे अगर जानना चाहें, हम लोग के पास डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है, विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन हैं हेल्थ को लेके। तो अगर आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव में देखें और योग को जोड़ के भी देखें तो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है मैम? देखिए, डब्ल्यूएचओ की जो हमारी डेफिनेशन है उसमें सिर्फ कुछ ही एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर होगी। हाँ, यस मैम, आपकी आवाज सही आ रही है। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बाकी इसमें आगे कुछ इंक्लूडेड नहीं, इवन रिसेंटली ही इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को इंक्लूड किया है। तो बट अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेदा इज अ 5000 ईयर्स ओल्ड साइंस, और इसमें फिर भी सारे एस्पेक्ट्स को इतने पुराने टाइम में भी आचार्य ने इंक्लूड किया। तो अगर मैं हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बताऊं तो इट इज सम दोषा समश्चग्नि सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें आई। सम दोषः, आयुर्वेद इंक्लूड्स 3 दोषास, वात पित्त कफ, तो ये बैलेंस होने चाहिए। सम अग्नि, इसमें डाइजेस्टिव फायर की बात हुई। हमारा डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म शुड आल्सो बी गुड। सम धातु, धातु आर द टिश्यू एलिमेंट्स, जो कि 7 धातु हैं हमारी बॉडी में। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सो दीज 7 टिश्यू एलिमेंट्स शुड बी हेल्दी, देन वी आर हेल्दी। सम दोषा समशनि सम धातु मल, 3 टाइप के मल हैं। स्वेट स्वेट एंड सॉलिड वेस्ट एंड यूरिन। तो ये 3 टाइप के मल भी इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इस तरीके से मन की बात की। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, आत्मा भी प्रसन्न होना चाहिए, मन भी प्रसन्न होना चाहिए। इवन इंद्रियाज जो हमारी हैं दे शुड ऑल्सो परसीव वेल। तो इतना ब्रॉड एस्पेक्ट है आयुर्वेदा का फॉर हेल्थ। तो हम इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं है, बट हमारी इंद्रिय अच्छी नहीं है या हम मन से परेशान हो जाते हैं, कभी कभी हम स्पिरिचुअली अच्छे नहीं है, तो वी आर नॉट हेल्थी। और आज के टाइम में देखा जाए तो नो वन इज हेल्थी। वही हमें अटेन करना है थ्रू आयुर्वेदा एंड योगा। एग्जैक्टली मैम, और ये डेफिनेशन सही में पूरी तरह से होलिस्टिक है, जैसे कि लिव होलिस्टिक की नाम एग्जैक्टली। भी होलिस्टिक है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आज के रिस्पेक्ट में है कि हम लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं हर जगह पर, कि हम लोग इम्यूनिटी के लिए ये कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, इम्यूनिटी कम है।
और इस पेंडेमिक में इम्यूनिटी पर बहुत ही फोकस करा गया। तो ये इम्यूनिटी क्या है और आयुर्वेद के रेस्पेक्ट में, और कैसे उसे बढ़ा सकते हैं, क्या चीजें हैं इसके लिए बताइए प्लीज। हाँ जी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करें, तो आयुर्वेद में जैसे हमने बोला, देर आर 7 धातुज, 7 टिश्यू एलिमेंट्स: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। तो क्या होता है, जब ये हमारे टिश्यू एलिमेंट्स का जो एसेंस होता है, मीन्स सार भाग होता है, तो इन धातुओं के सार भाग को ओज कहते हैं, एंड दैट ओज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मतलब कि इन सारे 7 धातुज अगर अच्छे से फॉर्म हो रहे हैं और फिर इनका एसेंस ठीक से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो ओज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और हम सिर्फ सोचते हैं कि हमारा रस धातु सही ना हो, रक्त धातु सही ना हो, मांस में ये वाले धातु सही ना हो, और हम सीधा इम्यूनिटी पर वर्क करें, इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो अगर हमें परफेक्ट वे में अचीव करना है, सो वी हैव टू गो अलोंग विद दीज 7 धातुज विच आर कॉल्ड टिश्यू एलिमेंट्स। Secondly, ओके। Ayurveda also talks about digestive fire. अगर हमें ओज अपना बढ़ाना है, हमारी इम्यूनिटी हमें बढ़ानी है, तो उसमें हमें हमारी डाइजेस्टिव फायर शुड ऑल्सो बी गुड, आवर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म शुड ऑल्सो बी गुड। डाइजेस्टिव फायर इज नोन एज जठराग्नि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो हमारी जठराग्नि अच्छी होनी चाहिए। जठराग्नि अच्छी है तो हम जो भी खाएंगे उसका पाचन ठीक से होगा, वी विल बी एबल टू डाइजेस्ट एवरीथिंग वेरी परफेक्टली। तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे, आम नहीं बनेगा। आम इज कॉल्ड एनीथिंग विच इज अनडाइजेस्टेड, और कुछ भी अपक्व चीज, दैट इज कॉल्ड आम। तो आम नहीं बनेगा। अगर ये दो चीजें परफेक्ट है, डाइजेस्टिव फायर दैट इज जठराग्नि, एंड आम नहीं है हमारी बॉडी में, मीन्स टॉक्सिन्स नहीं है, देन वी कैन अटेन अ गुड इम्यूनिटी, अ गुड ओजस। दिस इज ऑल अबाउट आयुर्वेदा फॉर इम्यूनिटी। एग्जैक्टली exactly, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताई आपने। और ये जो आम का शब्द है, ये जो भी व्यूअर्स हैं उनको समझ लेना चाहिए, गर्मी में जो उगने वाला आम है वो नहीं है। ये बिल्कुल। कुछ जो नहीं तो ये कुछ अर्थ का अनर्थ बन सकता है। तो बिल्कुल। एग्जैक्टली मतलब जहां तक हमें जो भी जानकारी होनी चाहिए वो पूरी होनी चाहिए। और हाँ इम्यूनिटी जी। को भी आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा कि एक हमारा डाइजेस्टिव फायर, और जो आम है, जो आधा बचा हुआ भोजन है, उसका जो भी जूसेस निकल रहा है वो चीज नहीं होनी चाहिए, तो ही हमारा बॉडी सही तरह से इम्यूनिटी के लिए चल सकता है। तो हाँ जी। इसमें क्या योग कैसे हेल्पफुल है? मतलब आप आयुर्वेद के रेस्पेक्ट में इसे बता रहे हैं इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी, लेकिन हाउ योग कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग आवर बॉडी इम्यून। देखिए, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमने समझ लिया कि इम्यूनिटी क्या है, तो उसमें दो चीजें निकल कर आई। फर्स्ट वन इज जठराग्नि शुड बी गुड, सेकेंड वन आमा, मीन्स द टॉक्सिन्स शुड नॉट बी देयर इन आवर बॉडी। तो दीज टू थिंग्स कैन बी परफेक्टली अचीव्ड बाय योगा। बिकॉज अगर हम योग करते हैं तो हमारी जठराग्नि बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस, मतलब किंडल होती है, बढ़ती है ना। और आज के टाइम में जैसे हम इतनी सारी डिजीज हम देखते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इतने हम देखते हैं, तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, जैसे हमने सुना होगा ना अपनी दादी नानी से भी, कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है। आयुर्वेदा का ही कॉन्सेप्ट है कि जठराग्नि अगर मंद हुई, मीन्स इफ यू हैव लो मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन, देन यू विल एंड अप इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस। तो यही है, आयुर्वेद योग के थ्रू वी कैन अचीव अ वेरी गुड डाइजेस्टिव फायर, दैट इज वी कैन इम्प्रूव आवर जठराग्नि। और हमें पता ही है कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो सारे टॉक्सिन्स भी बॉडी से एक्सपेल आउट होते हैं, तो हमारा ओज मीन्स आम भी निकलता है हमारी बॉडी से, मतलब टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। हम योगा करते हैं तो स्वेद की उत्पत्ति होती है, मीन्स स्वेटिंग होती है, तो इट इज काइंड ऑफ आमा। तो वो हमारी बॉडी मीन्स टॉक्सिन्स ही निकल रहे हैं ना हमारी बॉडी से। तो दीज टू थिंग्स, जठराग्नि एंड आमा, इसको निकालना, ये हमारी बॉडी से योगा बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी योगा बढ़ाती है। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि हमारे शरीर से जो जठराग्नि है उसको बेहतर बैलेंस रखा जाए और आमा को अगर एग्जैक्टली। निकाल दिया जाए तो वो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बेहतर करती है, और ये काम योग बिल्कुल। बहुत अच्छे से करता है, राइट? बहुत अच्छे से, तो बिल्कुल। इसमें तो जो कुछ आसन है, जिस तरह से हम लोग करते हैं, हम लोग आसनों की और प्राणायाम की मुख्य रूप से बात करते हैं, वी बेसिकली टॉक अबाउट द आसनास एंड प्राणायाम बेसिकली इन टर्म्स ऑफ योग। Then can you just tell some of the asanas or any other yogic tools which are beneficial for balancing the ama and the jatragani? यस श्योर। तो अगर हम आसन्स की बात करें, तो हमें पता है हमें बॉडी से
ठीक है, हम इसी सीरीज में चलते हैं ताकि समझने में आसानी हो। फर्स्ट हम जठराग्नि के ऊपर बात करते हैं कि हम ऐसे आसन्स को देखते हैं जिससे हमारी जठराग्नि किंडल हो, जठराग्नि इंप्रूव हो। तो हमें पता है पश्चिम उत्तान आसन, उसमें हमारा पेट वाला पूरा एब्डोमिनल हिस्सा जो है उसमें कंप्रेशन आता है, तो हमारी जठराग्नि, जो हमारा स्टमक है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं। तो हमारी जठराग्नि, हमारे डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म अपने आप ही इंप्रूव हो जाता है। पश्चिम उत्तान आसन, देन मंडूकासन जिसमें हम फ्रॉग पोज जिसको हम कहते हैं, भुजंग आसन, अल्टीमेटली हमारा पूरा नेवल तक पूरा प्रेशर आता है और उससे जठराग्नि किंडल होती है। प्लस जो हमारा भुजंग आसन है उस पर हमारा इट इज अ काइंड ऑफ चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज, तो उससे हमारा हार्ट पूरा अच्छे से पंप कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, अल्टीमेटली टॉक्सिन्स दैट इज आमा बॉडी से एक्सपेल आउट होता है। देन भद्रासना दैट इज बटरफ्लाई पोज। वी नो वेरी वेल जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है बॉडी में, तो लिम्फेटिक सिस्टम में ही हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। वहीं पर ही जो हमारे शरीर में जो जीवाणु आ गए हैं, जो पैथोजेंस आ गए हैं, टी लिम्फोसाइट्स एक्सेट्रा, ये ही वहां पर उनको रिकॉग्नाइज करके पकड़ते हैं। ठीक है, एक तरह से इट इज पुलिसमैन, ओके, वो वहां पर पकड़ लेते हैं हमारे बॉडी को जो भी नुकसान पहुंचाने आए हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम शुड बी वेरी परफेक्टली वर्किंग। तो भद्रासना दैट इज बटरफ्लाई पोज, वी नो वेरी वेल हमारी ग्रोइन एरिया में जहां पर हमारा एब्डोमेन से हमारी लेग कनेक्ट होती है, वहां पर हमारे बहुत सारे लिम्फेटिक्स हैं। तो वो वहां पर अगर हम भद्रासन करें तो वहां पर वो एक्टिवेट होते हैं हमारे लिम्फेटिक्स, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर अगर हम नॉर्मल ग्रीवा संचालन ही कर लें, जो हम रोटेशन करते हैं, तो उसी से ही हमारे जो यहाँ पर क्लेविकुलर एरिया में और यहाँ पर हमारे कैरोटिड के पास जो भी लिम्फेटिक्स हैं वो सारे स्टिमुलेट होते हैं। अगेन इनसे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर हमारा आता है शशांक आसन, जिसको हम रैबिट पोज बोलते हैं। दैट इज काइंड ऑफ रिलैक्सिंग पोज। हमें पता है कि अगर हमारा माइंड रिलैक्स है तो हमारा इम्यूनिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिलैक्स्ड माइंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्यूनिटी। माइंड रिलैक्स है तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो हमारा इस तरीके से इम्यूनिटी पर हम वर्क कर सकते हैं। देन आजकल जो मॉडर्न साइंस है वो भी एक चीज को एक्सेप्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड PNI, विच इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो इट ऑल्सो बिलीव्स कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसमें हमारा साइकोलॉजी और हमारा नर्वस सिस्टम, इसका भी बहुत इफेक्ट होता है। तो हम ऐसे आसन्स को कर सकते हैं जिससे हमारे नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो, जैसे कि हलासना। हलासन हम करते हैं तो हमारा पूरा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। और पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है उसी को ही कंट्रोल करता है। तो अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड फिट है तो हमारे पूरे हार्मोन्स फिट हैं, न्यूरो हार्मोन्स रिलीज होते हैं विच बूस्ट इम्यूनिटी। तो इस तरीके से बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ आसनास हैं जो अलग अलग तरीके से ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर रहा है, कोई जठराग्नि को इंक्रीज कर रहा है, कोई लिम्फेटिक सिस्टम को बेहतर बना रहा है, कोई टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है। इस तरीके से वाइड वैरायटी ऑफ आसनास वी आर हैविंग। एग्जैक्टली मतलब ये चीज आपने बताई जैसे कि पूरे बॉडी के मैकेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए आसना हेल्पफुल है। तो जैसे PNI के बारे में आपने बताया, तो हम लोग फिजिकल इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन क्या ये मेंटली भी हम लोग को हेल्प करता है क्या? मतलब आसन को अगर हम लोग कर रहे हैं तो हाउ इट इज बेनिफिशियल, क्योंकि हम लोग जब ब्रेन की बात कर रहे हैं तो इट मे बी कनेक्टेड समवेयर टू आवर न्यूरो हेल्थ, PNI जस्ट लाइक यू सेड। तो ये कैसे काम करता है? होता ऐसा है, जैसे हम आजकल जो हम यूथ्स हैं वो बहुत ज्यादा जिम फ्रीक हो रखे हैं, है ना। हम लोगों को लगता है हम जिम जाएंगे तो वी कैन बिल्ड आवर बॉडी बेटर देन योगा, बट इट्स अ मिथ। हमें योगा को समझना चाहिए कि योगा इज समथिंग वी गो अलोंग विद द फ्लो ऑफ आवर ब्रेथ। हमारा हर एक आसना हमारी ब्रेथ के साथ कनेक्टेड होता है। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है क्या, डेफिनेटली। जैसे हम योगा ट्रेनिंग्स देते हैं तो उसमें हम करवा तो फिजिकली रहे हैं आसनास, बट मेंटली एंड इमोशनली एंड स्पिरिचुअली इतने ज्यादा हमारे पास फीडबैक्स आते हैं कि दैट वी आर फीलिंग इम्प्रूवमेंट्स इन दीज एस्पेक्ट्स। तो हमारी जो ब्रेथ है, आउटर यूनिवर्स से हमारा इनर वर्ल्ड कनेक्टेड है विद दिस ब्रेथ ओनली, and we regulate this breathing only with yoga.
तो हर एक आसन में भी हम ब्रीदिंग का ध्यान रखते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न का ध्यान रखते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें हमारा माइंड ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है, और हमारे हमें सिर्फ फिजिकल बट मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल तक हमें बेनिफिट्स मिलते हैं थ्रू योगा। सो ट्राई योगा इन दिस लॉकडाउन इंस्टेड ऑफ जिम। अभी तो हम जिम मिस भी बहुत कर रहे हैं, हम में से कई लोग। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम लोगों को इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में योग की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, क्योंकि जब जिम का ऑप्शन ही नहीं है और हमको उसकी रियलिटी भी एग्जैक्टली। समझ में आने की आ रही है। जो लोग अभी देख भी रहे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि जिम से ज्यादा बेहतर योग है, और योग सिर्फ ना आपकी फिजिकल बॉडी को हेल्दी बनाता है बल्कि मेंटली भी आपको फिट रखता है। तो ये चीजें, एक चीज तो समझ में आ रही है मनीषा मैम। लेकिन जैसे कि हम लोग आसन और प्राणायाम की बात करते हैं, पतंजलि योग सूत्र में भी हम लोग बात करते हैं कि अष्टांग योग का एक सीक्वेंस है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के रूप में। तो क्या ये सीक्वेंशियल जो चीजें हैं, इसमें आसन और प्राणायाम की सीक्वेंसेस हैं, तो क्या ये जब हम लोग ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं तो इज इट नेसेसरी कि हम लोगों को आसन और प्राणायाम को आसन के बाद ही प्राणायाम करना चाहिए या प्राणायाम के बाद आसन करना चाहिए? हाउ वी शुड रिलेट, बिकॉज देयर आर मेनी misconceptions, confusions around these topics, that should be performed earlier and which should be performed later on. तो इस पर आप के क्या व्यूज है मैम? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने सर। हमारा जो योग है, हम इसको सिर्फ आसन तक ही लिमिटेड रखते हैं कि हाँ इसमें कुछ आसन हैं, हमें कुछ फॉर्मेशंस बनानी है फिजिकली, एंड देन कुछ प्राणायाम करने हैं, कुछ सांस अंदर बाहर छोड़नी है हमें, और हम यहीं तक योगा को मानकर छोड़ देते हैं। बट जो आपने नाम लिया अष्टांग योग, इट इंक्लूड्स यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम नियम और आसन, यम नियम के बाद कहीं आसन प्राणायाम का नंबर आता है। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, जो आपका पहला क्वेश्चन भी था कि मेंटली हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है योगा से, तो यम और नियम को अगर हम फॉलो करते हैं तो भी हमारा माइंड इतना शांत और इतना हमारे कंट्रोल में आ जाता है दैट वी कैन गेट प्रिपेयर्ड फॉर आसन। एंड जो आपका क्वेश्चन है कि हम आसन पहले करें या प्राणायाम पहले करें, तो देयर इज अ सीक्वेंस कि हम जब भी योगासन करने बैठते हैं तो हम पहले स्टैंडिंग पोस्चर्स करें, जितने भी हमारे स्टैंडिंग पोस्चर्स हैं, फिर हम सिटिंग पोस्चर्स करें, फिर हम लाई डाउन करें, लेटने वाले पोस्चर्स करें। तो फर्स्ट इन सुपाइन पोजीशन कमर के बल, एंड देन इन प्रोन पोजीशन पेट के बल, और उसके बाद कोई भी रिलैक्सिंग पोस्चर करने के बाद वी कैन गो फॉर प्राणायामा। if we are not getting involved into physical yogasanas, कभी कभी हो जाता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम या किसी भी रीजन की वजह से, वी कैन सिंपली डू प्राणायामा। बट बात वहीं आ जाती है, व्हेन वी डू प्राणायामा, उसमें हमारा जब तक ब्रीदिंग के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा जब तक हमारा माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है। तो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करने के बाद हमें हमेशा कोई भी मेडिटेशन या प्राणायाम करना चाहिए, बिकॉज माइंड हमारा थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है टू गेट इनटू दैट एक्टिविटी, टू इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी। और ये एक फॉर्मूला है कि जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा अगर करना चाहते हैं, अपनी एफिकेसी बढ़ाना चाहते हैं, तो मेंटल एक्टिविटी बढ़ा देनी चाहिए। लाइक फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एथलीट्स, उनको फिजिकल वर्क ज्यादा करना है तो वो अपनी मेंटल, लाइक मेडिटेशन उनके लिए ज्यादा जरूरी होगा। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, उनका मेंटल वर्क ज्यादा होता है तो उनको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एनकरेज द चिल्ड्रन ऑफ आवर होम्स कि थोड़ा खेलो या थोड़ा मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करो। तो ये दोनों चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि भाई अगर फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा करना है तो मेंटल एक्टिविटी भी करो ताकि एफिकेसी बढ़े, और अगर हमें मेंटल एक्टिविटी करनी है तो फिजिकल एक्टिविटी करो। सो सिमिलरली प्राणायाम करना है, तरीके से करना है, पूरे बेनिफिट्स आने चाहिए बॉडी में, इस तरीके से करना है तो सिंपल स्ट्रेचिंग या योगासन्स करें, और उसके बाद करेंगे तो हमें ज्यादा मेडिटेशन में भी हेल्प मिलेगी और प्राणायाम में। तो ऐसे हम लोग ये समझ सकते हैं मैम कि हम लोग को किसी भी तरह से फिजिकल बॉडी, अपनी बॉडी को तैयार करना चाहिए, उसके बाद ही एग्जैक्टली। हम लोग प्राणायाम के लिए रेडी हो सकते हैं। प्राणायाम की प्रैक्टिस हेल्पफुल होगी हमें ज्यादा। मतलब यस। ये कोई सीक्वेंशियल इस तरह से नहीं है, लेकिन अगर हम लोग आसनों या बॉडी के स्ट्रेचिंग या बॉडी की कुछ फिजिकल एक्टिविटी के बाद अगर प्राणायाम करते हैं तो वो हमें ज्यादा बेनिफिट करेगी, रिस्पेक्टिव यस। कि हम लोग उसको किए बिना करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज बताई आपने, और स्टूडेंट्स के लिए तो खास तौर पर, अब जो लोग भी देख रहे होंगे इसको और जो लोग भी देखेंगे, उनको फिजिकल एक्टिविटी और उस खास तौर पर योग करना शुरू कर देना चाहिए। यस। और इसके साथ ही एक अगले जो हमारा लास्ट एक एस्पेक्ट था आज के डिस्कशन का, उस पर आते हैं
कि कुछ घरेलू नुस्खे जिससे जो हम लोग आज जिस पर बात कर रहे हैं इम्यूनिटी के ऊपर, तो वो इम्यूनिटी कैसे हम लोग अपनी बढ़ा सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, या हाउ आयुर्वेदा कैन हेल्पफुल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी फ्रॉम हाउस होम रेमेडीज। यस। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी, देखिए हमारी, मैं आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा भी हटकर चलूंगी सर, ताकि मैं इम्पोर्टेंस समझा पाऊँ। देखिए पहले के टाइम में क्या था, हमारे जो पैथीज थी, एलोपैथी अभी आई है, 500 600 ईयर्स ओल्ड साइंस है, आयुर्वेदा 5000 ईयर ओल्ड साइंस है। उसके पहले भी तो कुछ था ना, लाइक नेचुरोपैथी था, योगा था। तो कहने का मतलब है कि कुछ ये पैथीज बाद में आई हैं। सोचिए 5000 ईयर्स ओल्ड साइंस है आयुर्वेदा, एंड स्टिल आई एम सेइंग के बाद में आई है। उसके पहले भी लोग थे जो अपनी हेल्थ को मेंटेन करते थे विदाउट टेकिंग मेडिसिन। ऐसा बोला जाता है टेक्स्ट बुक्स में, अगर हम पुरानी टेक्स्ट बुक्स, क्लासिकल टेक्स्ट उठाएं, कि रावण के समय पर ये मेडिसिन आई, उससे पहले नहीं थी। उससे पहले प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही हम अपनी डिजीज को सही कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर पशु पक्षियों को देखें तो दे नेवर गो टू डॉक्टर, जो हमारे पेट नहीं है, जो वाइल्ड हैं, तो वो अपनी बॉडी को खुद ही हील कर लेते हैं बाय क्रिएटिंग अ हार्मोनी विद नेचर। तो रावण के समय में क्यों आई? क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति थी, कुछ भी नहीं करना है, अच्छा मतलब सिर्फ एक गोली ली और आराम हो जाए, वही हमारे अंदर प्रवृत्ति आ गई है। हम आयुर्वेदा को भी नहीं टाइम देना चाहते अगर हमें हेडेक हो रहा है तो, कि एक गोली ली बस पेन किलर लेनी है। वी डोंट वांट टू नो कि उसका इफेक्ट लीवर पे क्या होगा, किडनी पर क्या होगा लॉन्ग टर्म में। तो कहने का मतलब है ये मेडिसिन बाद में आई। हमारी बॉडी इनबिल्ट है, हमारी बॉडी में सब कुछ है, अगर हम उसको स्टिमुलेट करना चाहें तो सारी चीजें फॉल करती है एक ही जगह पर आकर, सारी डिस्कशन खत्म होती है कि हमारी दिनचर्या क्या है। अगर हमारी दिनचर्या अच्छी है तो हमारी पूरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सब वेलबींग है हम। तो हमारी दिनचर्या सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। तो अभी शॉर्ट डिस्कशन है, मैं आपको जस्ट एक जिस्ट बताऊंगी कि हम अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम वेलबींग अटेन करें थ्रू आयुर्वेदा। तो सबसे पहले अपनी स्लीप साइकिल को परफेक्ट करिए। स्लीप साइकिल, क्योंकि हमारी स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी है, इट मीन्स आवर बॉडी इज रिजुविनेटिंग आवर सेल्फ। हमारे जो सेल्स डेड डिके हो गए हैं उन सबको हमारी बॉडी रिजुविनेट कर रही है। तो एक तरह से वो एक सर्विस का टाइम है ना। हमारी जो मोटर बाइक्स वगैरह होती है इन सबको सर्विस की जरूरत होती है, और हम हमारी स्लीपिंग जो हमारा फेज है वो ही हमारा सर्विस हो रही है बॉडी की, और उसी में हम सोचते हैं कि मोबाइल देख लें, कंप्यूटर देख लें या कुछ भी देख लें, तो हमारा वो सर्विस के टाइम हैम्पर हो रहा है। तो स्लीपिंग टाइम शुड बी लाइक, यू शुड हैव अ फिक्स्ड स्लीपिंग टाइम, और परफेक्ट होना चाहिए कि भाई इस टाइम से उठकर और इस टाइम तक सोना है आपको। उठने के बाद नो द पावर ऑफ कॉपर। कॉपर पावर मतलब कॉपर तो हर किसी घर में होना ही चाहिए, कि भाई इस टाइम में क्या, हर टाइम आपको कॉपर वाटर कंज्यूम करना चाहिए। तो कॉपर का जो कंटेनर है उसमें कम से कम 8 घंटे रखा हुआ पानी रात को रखिए, 8 घंटे की नींद लीजिए, सुबह उठिए और उसको पीजिए खाली पेट। चाहे तो गुनगुना कर सकते हैं, ठीक है, और उसको आप पीजिए। उसको पीने से क्या होगा कि आप कॉपर के जो उसमें बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर्म में कॉपर आ जाता है। प्लस कॉपर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, आज के टाइम में इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए हमें वो ही चाहिए। और आपके टॉक्सिन्स जो हैं बॉडी के वो फ्लश आउट होंगे ऑब्वियसली, अगर आप सुबह उषा पान करते हैं तो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वही आपका जो भी डेली रूटीन है, नहाना धोना एंड ये सब करना है। नहाने से पहले डू अभ्यंगा। अभ्यंगा मीन्स, इट इज कॉल्ड अभ्यंगा मीन्स मसाज इन आयुर्वेदा। तो मसाज कीजिए। इस मौसम में यू कैन यूज कोकोनट ऑयल, हल्का सा ल्यूकवार्म करके कोकोनट ऑयल से मसाज करिए। अदरवाइज कोकोनट ऑयल से भी बेस्ट है हर सीजन में यू कैन यूज सीसम ऑयल, तिल का तेल। तो वो वात पित्त कफ तीनों दोषों के लिए ही सही है। अगर कोई भी प्रकृति हो यू कैन इजीली यूज वात मीन्स सीसम ऑयल। आप अभ्यंग करिए, आप मालिश करिए। मालिश करने के बाद टेक बाथ विद ल्यूकवार्म वाटर। यू कैन ऐड इप्सोम सोल्ट इन योर वाटर, ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए, मतलब फ्रेशनेस आए बॉडी में। और फिर उसके बाद खाने पीने का आप रूटीन सही रखिए, टाइम टू टाइम खाइए ताकि आपकी डाइजेस्टिव फायर सही हो, आपकी बॉडी में आर्म प्रोड्यूस ना हो।
ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, जितना आप पी सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ऐसा मैं एक फिक्स नहीं कर सकती कि सबको 8 लीटर ही पीना है ना। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पिए तो वो बीमार हो जाए, क्यों, उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप इतना पीजिए जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। वेरी नाइस, कॉपर वाटर बॉटल। तो इस तरीके से हम ये सब चीज़ें फॉलो करें, फिर हम कुछ अपनी बॉडी को सपोर्ट दे सकते हैं विद सम बेसिक मसाला जो हमारी किचन में आराम से मिल जाते हैं, लाइक हल्दी। हल्दी एक एंटी, देखिए हम हमारी दादी नानी कह कह कर थक गई कि भाई हल्दी का दूध पियो, हल्दी का दूध पियो। मैंने तो अपने बचपन में नहीं पिया, जब तक मैं आयुर्वेदा फील्ड में नहीं आई उससे पहले मैंने मुझे नहीं लगता मैंने पिया था। बट अब मैं पढ़ती हूँ कि दैट इज कॉल्ड गोल्डन मिल्क इन अमेरिका। अमेरिका के लोग instead of going to coffee shops they are going to drink golden milk, and that is called turmeric latte in America। सोचिए, हमारे किचन से उठ के वहां चला गया है और हम अभी भी सोच रहे हैं अच्छा आयुर्वेद में ये काम करेगा क्या, अगर कोरोना में हल्दी लेंगे तो काम करेगा क्या। अरे ठीक है, अब तो अमेरिकन ने मान लिया, अब तो मान लीजिए। तो हम टर्मरिक मिल्क हम पी सकते हैं, टर्मरिक को अपनी हेल्दी अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। एक बात ध्यान रखनी है, टर्मरिक को जब हम यूज करते हैं वी शुड ऐड ब्लैक पेपर विद इट, क्योंकि ब्लैक पेपर जो है वो डाइजेशन भी अच्छा करती है, टर्मरिक का एब्जॉर्प्शन अच्छा करती है हमारी बॉडी में, प्लस जो हमारी बॉडी में आम है दैट टॉक्सिन्स हैं वो भी रिमूव करने में हेल्प करती है। तो हम एक तरह से टर्मरिक की पावर बढ़ा रहे हैं बाय एडिंग ब्लैक पेपर, जस्ट अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। देन वी कैन ऐड सिनेमन, दालचीनी, तुलसी लीव्स, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तुलसी लीव्स को हम बॉईल करके पिए, तुलसी लीव्स को चबाएं नहीं क्योंकि उसमें मर्करी होता है उसकी लीव्स में। जस्ट स्वेलो द लीव्स, इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट जस्ट बॉयल द लीव्स, मेक काढ़ा एंड ड्रिंक। अगर वो भी नहीं कर सकते, तुलसी अर्क है घर में तो 10-15 बूंदे तुलसी अर्क की जरूर लीजिए। देन गिलोय, अमृता मीन्स उसका तो नाम ही अमृता है आयुर्वेद में, जो हमारी गिलोय होती है तो उसको लीजिए, उसकी जो स्टेम होती है उसको लेके च्यू करिए। अगर आप उसको डायरेक्टली ले सकते हैं तो, नहीं ले सकते उसका काढ़ा बनाइए। इस तरीके से हम ये सब चीजें इंक्लूड कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अटेन कर सकते हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आहार। जैसे आयुर्वेदा में आहार बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में बताया गया है, जो कि अभी इतने कम टाइम में बताना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं उसका कुछ एक बेसिक बताना चाहूंगी। देखिए, हम खाना खाते हैं तो आप ये बताइए हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनी, सबसे ज्यादा एनर्जी किस चीज में हमारी बॉडी में लगती है, हम कहाँ अपनी एनर्जी को सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली हाँ, अगर कमेंट कर सकते नहीं तो एक चीज बेसिकली हम लोग को ये समझ में भी आ सकती है कि जो खाना पचाने में हो रही है बिल्कुल, और जो हम लोग खा रहे हैं उसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें ही मैक्सिमम एनर्जी हमारी लगती है। एग्जैक्टली यही है राइट आंसर, वेरी नाइस वर्ड। तो जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो जाता है हमारा डाइजेशन में। सारा डाइजेशन में अब और लॉकडाउन में हम कर क्या रहे हैं, सुबह खाते हैं, फिर लंच के ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ खाते हैं, फिर लंच खाते हैं, फिर हमें इवनिंग स्नैक्स चाहिए, फिर हमें डिनर चाहिए, फिर हम रात तक जाग रहे हैं तो हमें लगता है कि भूख लग गई, 12 बजे भी कुछ खा लो। वी आर डूइंग नथिंग एक्सेप्ट ईटिंग। हम अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है, आई एम पुटिंग ऑन वेट, इजंट इट। और आप एक मुझे बात बताइए, आप इतनी सारी एनर्जी अगर हम अपने खाने पर खर्च, अपने डाइजेशन पर खर्च कर रहे हैं, तो जो लास्ट में हर धातु, पूरी 7 धातुओं के बाद जो ओज बनना है वो कैसे बनेगा, उसके लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं। अगर हम मार्केट की फर्स्ट शॉप पर ही सारे पैसे खर्च कर दे रहे हैं तो गर्ल्स, हाउ कैन यू एक्सप्लोर द लास्ट शॉप ऑफ द मार्केट, नहीं कर सकते। तो पहले अगर आप डाइजेशन में सब कुछ खर्च कर देंगे एनर्जी, तो इम्यूनिटी कैसे बनेगी। और हम फिर सोचते हैं कि विटामिन ए ले लो, ई ले लो, सी ले लो, गिलोय भी खा लो, और हमें लगता है कि भाई हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो रही है। ऐसा नहीं है। थोड़ा रेस्ट दीजिए, थोड़ा रहम खाइए डाइजेस्टिव सिस्टम पर, थोड़ा अपनी बॉडी में हम सोचिए, हम लॉकडाउन के टाइम में फ्रूट्स हमने कितने खाए, हम सैलेड कितना खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे। हम घर में भी जलेबी बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं। तो खाना हमें देखकर खाना है कि क्या हमारी बॉडी के लिए, हमारी पेट के, हमेशा अपने पेट से पूछिए। इस छोटी सी डिस्कशन में मैं इतना बता सकती हूँ कि जब भी आपके पास कोई प्लेट आए तो ये पूछिए कि मेरे को सच्ची में इसकी जरूरत है,
मेरे पेट को जरूरत है या मेरे मन को जरूरत है? अगर आपके पेट को जरूरत है तो खाइए, मतलब भूख लग रही है तो। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये ओवर ईटिंग है तो प्लीज डोंट डू दैट। तो एक चीज तो बहुत अच्छी निकल के आई है यहाँ पे कि महिलाओं के लिए विशेषकर कि अगर कहते हैं यहाँ पर अलग से अगर देखा जाए कि उनके लिए यहाँ पे डिस्काउंट समझ में आ गया कि अगर आपको पूरे दुकान अच्छे से खरीदारी करनी है तो आपको एग्जैक्टली। पहले दुकान को ध्यान देकर रखना हुआ है। और इसके लिए आप बहुत बेशक कहीं पर भी चाहे आप किसी भी तरह से योग के एक पक्ष को लेकर चल सकते हैं और वो आपको जीवन जीने की कला सिखाता ही है। बिल्कुल। और इसके लिए लिव होलिस्टिक के वेबिनार्स वगैरह लगातार अटेंड करते रहिए जहां पर भी हो। और आराम से उनकी जो क्लासेस हैं, जो फ्री डेमो क्लासेस भी चलती हैं और जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस चलती है वहां पर भी आ सकते यस। हैं। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि मनीषा मैम भी योगा सेशंस लेती हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और ये मनीषा मैम बेसिकली अभी इंस्टाग्राम पर नहीं थी लेकिन वो आप सभी के लिए अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम पर आई हैं तो आप उनको भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और होपफुली और आज के सेशन में हमें बहुत कुछ जानकारियां मिली, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी। और जैसा एक बार में अगर हमने बहुत सारा भोजन खा लिया तो वो चीज अपच सा हो जाता है, तो हम लोग शॉर्ट शॉर्ट अमाउंट्स में इसी तरह के जो टिप्स हैं उसको लेते आएंगे ही और आपके साथ प्रस्तुत करेंगे और साझा करेंगे। तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मनीषा मैम आप हमारे साथ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड सो वी मच होप सर, इट्स माय दैट प्लेजर। फॉर नेक्स्ट मोर सेशंस हम आपके साथ बने रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू एवरीवन। प्लेजर सर, और थैंक इसी यू।